वेलकम बैक टू इबा शॉर्ट स्टोरी। लेट्स रीड द स्टोरी। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हो। पीछे को कदम उठाते उठाते वो बिलाखर दीवार से जा लगी थी, जबकि मुकाबिल शख्स सोमाइनी से इसे देखता, इससे एक कदम के फासले पर रुकते, इसके नज़दीक दीवार पर दाएं बाएं बाजू टिकाते इसे देखने लगा था। क्या कह रही थी आप? बचपन के निकाह की आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है? मैं छोटा बच्चा हूँ आपके सामने? इसे बगौर देखते हुए वो गंभीर लहजे में बोलता इसे मजीद पजल कर गया था। देखो शाहमीर, तुम अपनी हद भूल रहे हो। इसने सख्ती से कुछ कहना चाहा, जब अचानक शाहमीर ने झुकते इसके होंठों पर उंगली जमाई थी। ये मंजर था शाह हवेली का। 2 मंजिला आलीशान इमारत घर के अंदर दाखिल हुई। दाखिल हों तो दाएं जानिब एक बड़ा सा लॉन और एक वस्त में फवारा लगा हुआ था। क्यारियों में रंगारंग फूल लगे हुए थे। बाएं जानिब पोर्च था, जिसमें 2 स्याह गाड़ियां और एक बाइक खड़ी थी। घर अंदर से भी बहुत आलीशान था। घर के तमाम अफराद डाइनिंग टेबल के गिर्द जमा थे। धनक, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अपनी ताई माँ की आवाज़ सुनकर धनक, जो किचन में खड़ी थी, भाग कर बाहर आई। जय ताई अम्मी, कहाँ थी तुम अभी तक? बाहर क्यों नहीं आ रही थी? ताई महनाज थोड़ा गुस्से से बोली। जी ताई माँ, बस आने लगी थी। महनाज बेगम ने सर हिलाया। धनक सबको खाना सर्व करने लगी। धनक, जाकर मेरी दवाई लेकर आओ, ताया जान ने हुक्मिया लहजे में कहा। जी मैं लेकर आई। धनक दवाई लेकर बाहर आई तो इसने सामने ही डाइनिंग टेबल पर अपने चाचा के बेटे अली को पाया, जो इसको ही देख रहा था। अली को धनक की तरफ ऐसे देख कर महनाज ताई जल्दी से बोली, ए लड़की, तैयार है ना? आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर तुम इनको पसंद आ गई तो फिर वो आज ही निकाह की रस्म कर देंगे। बहुत हमने तेरे लाड उठा लिए, अब बस तुम अपने घर की हो जाओ। निकाह के नाम पर इसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, बेटा, तुम्हारा निकाह बचपन में तुम्हारे मामू के बेटे के साथ कर दिया गया है। तुम इसकी इमानत हो। अगर मेरा निकाह बचपन में कर दिया गया है तो फिर क्यों ताई मेरा निकाह दोबारा करवा रही हैं? किसी और के साथ नहीं। ऐसे नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कुछ याद आने पर वो जल्दी से अंदर की तरफ भागी। इसने एक बैग निकाला। इसमें एक कागज़ था। कागज़ पर एक नंबर था। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मोबाइल लेकर वो नंबर डायल किया। मसलसल बेल जा रही थी। धनक की धड़कन मद्धम पड़ी और नज़र बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। तभी कॉल उठा ली थी। हेलो। एक भारी और मर्दाना आवाज़ इसकी समातों से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? जी आप मेरी नानू से बात करवा दें। मैं इनकी नवासी धनक बोल रही हूँ। धनक? आगे वाला चौंक गया। इनसे बात नहीं हो सकती। वो संजीदा सा बोला, प्लीज़ मेरी इनसे बात करवा दें। वो धनक अब रो पड़ी थी। मैंने कहा ना, इनसे बात नहीं हो सकती। तो आप क्यों बार बार जिद कर रही हैं? वो सख्ती से बोला और फ़ोन आगे से बंद हो गया। धनक फ़ोन बेड पर फेंकती फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मदद करें। इसने अल्लाह को पुकारा जो इसकी मदद कर सकता था, और यकीनन अल्लाह करेगा। तभी महनाज बेगम कमरे में आई। इसको रोता देख इनके नकोश तन के। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम जो रह गए हैं वो किसने करने हैं? ताई प्लीज़ आप मेरी बात सुने। मेरा निकाह पहले हो चुका है। मैं किसी और के साथ निकाह करके ये गुनाह नहीं कर सकती। वो रोते हुए बोली। लेकिन महनाज बेगम का दिल नरम ना पड़ा। इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। वो बचपन में हुआ था, और बेहतर यही है कि तुम ये नाटक छोड़ दो और कल तैयार रहना निकाह के लिए, वरना तुम्हारे ताया तुम्हें अपनी ही ज़ुबान में समझाएंगे। उन्होंने जहरीले लहजे में कहा। इनके जाने के बाद वो कई लम्हे अपनी जगह से हिल ना सकी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसके ताया और ताई इतने सालिम कैसे हो सकते हैं। लेकिन अब वो क्या करेगी? इसका तो कोई भी अपना नहीं था। लेकिन शायद वो भूल चुकी थी, जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है, और बेशक वो मुश्किल वक्त में अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। ये गांव में मौजूद हवेली थी। हवेली इस वक्त गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। ये हवेली के एक कमरे का मंजर था, जहाँ इस कमरे में मौजूद एक वजूद था। दराज कद कसरती जिस्म, तीखे नैन नकुश, वो एक शहजादों जैसी आन पान रखने वाला शख्स था। अस्सलाम वालेकुम। शाहमीन ने इस कमरे में मौजूद मुलाजमा को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया था। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता किया तुमने? शाहमीन नाम में सर हिला गया। सुबह मुझे एक लड़की की कॉल आई थी। वो बोल रही थी कि मेरी नानों से बात करवा दें। तुमने मेरी से बात क्यों नहीं करवाई? लहजे में ममता जैसी तड़प थी। आप सो रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। बेनियाजी से कहा गया था। शाहमीर, मुझे तुमसे इस कदर बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। वो मेरी नवासी होने के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी है। वो मेरी बीवी नहीं है, सख्ती से कहा गया। आपके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा। वो आज भी आपकी बीवी है, कल भी आपकी बीवी है, और हमेशा रहेगी। शाहमीर ने कोफ्त से नजरें फेरी और उठ खड़ा हुआ। आप जाएंगी अपनी बीवी को लेने, और ये हमारा हुक्म है। लेकिन दादी साईं,
دیکھیں شامیر، اگر تم وہاں نہ گئے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ ہماری بات کی تمہارے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر وہاں ہی شامیر کی ساری ہمت جواب دیتی تھی۔ دھنک شیشے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں وہ ایک کلی لگ رہی تھی اور حسن کا وہ ایک بہتر تھی۔ کئی سوچوں کے ساتھ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور تائی مہناز اندر آئی۔ اس کو بازو سے پکڑ کر لے کر باہر لے آئی۔ تائی امی پلیز ایسا نہ کریں، میں کسی کی بیوی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ دھنک بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے، کون سے نکاح کی بات کر رہی ہو؟ وہ بچپن میں ہوا تھا اور اس کے بعد تمہارے شوہر نے تمہیں کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اور ٹینشن نہ لو، تمہارے تایا جان نے طلاق کے پیپر بھی تیار کروائے ہوئے ہیں۔ بیٹا جب تم پیدا ہوئی تو میں نے تبھی سوچ لیا تھا تم شامیر کی دلہن بنو گی۔ اپنی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کانچ جیسی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مہناز بیگم اس کو پکڑ کر ہال میں لے آئی جہاں تمام وکیل نکاح خواہ کے سمیت بیٹھے ہوئے تھے۔ تائی نے اس کو لا کر ایک صوفے پر بٹھایا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر سائن کرو۔ تایا جان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، یہاں پر سائن کر دو۔ تایا اب غصے سے بولے تو اس نے پین پکڑ کر سائن کرنے کے لیے پیپر اٹھائے۔ تبھی اسی لمحے شامیر ہال میں داخل ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ شامیر کی سخت اور گرجدار آواز گونجی۔ تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ تایا جان غصے سے بولے، مسٹر اکرم، آپ جس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا شوہر ہوں۔ شامیر نے کہرآلود آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا۔ اس کے تعارف پر سب ساکت رہ گئے۔ دھنک کی بھی نظریں بس اسی پر ہی تھی، کیونکہ اس نے کل فون پر آواز سنی تھی، اس لیے اس کو پہچان چکی تھی۔ بہت اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، ہم دھنک کا نکاح کسی اور سے کروانا چاہ رہے ہیں، تم ان پیپر پر سائن کر دو۔ اکرم صاحب نے پیپر شامیر کے آگے کیے۔ شامیر نے وہ پیپر پکڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور مسکراتی نظروں سے اکرم صاحب کو دیکھا۔ لے کر جا رہا ہوں میں اپنی بیوی کو، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لو۔ شامیر نے دھنک کا ہاتھ پکڑا اور واپس مڑ گیا۔ دھنک ایک ٹرانس کی کیفیت میں آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ بیٹھو۔ شامیر نے دروازہ کھول کر دھنک کو بٹھایا اور دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ گاڑی ایک حویلی کے آگے آ کر رکی۔ گارڈ کے دروازہ کھولنے پر گاڑی اندر آ گئی۔ دھنک گاڑی سے باہر آ گئی۔ اس نے ایک بھرپور نظر حویلی پر دوڑائی۔ شامیر کو اندر جاتا دیکھ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ السلام علیکم بی بی جی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ ایک ملازمہ دھنک کو دیکھ کر بولی۔ سب ملازمین کی نظر اس سے لڑکی پر تھی۔ دھنک میری بچی، کیسی ہو تم؟ آسیہ بیگم جو کب سے بے سے اپنی نوازی کا انتظار کر رہی تھی، بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آپ میری نانو ہیں؟ دھنک کی بھرائی آواز نکلی۔ ہاں میرا بیٹا، آنکھیں ترس گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے۔ آسیہ بیگم اپنی نوازی کا چہرہ چومتے ہوئے بولی۔ دھنک ان کے سینے لگی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اس کو اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ شامیر شاہ ریکنگ پر ہاتھ ٹکائے گہری نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ اتنا بھی بے اختیار ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ہاں وہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اسے صرف دادی سائن کے لیے یہاں لایا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ مہوش کی بیٹی تھی، یعنی اس کے لیے قابل نفرت۔ شاہ حویلی پر رات اتر چکی تھی۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حویلی کے تمام مکین اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ لذیذ کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی مہوش شاہ حویلی کی جان، جس کی صرف ایک بیٹی دھنک ہے۔ چھوٹا بیٹا اعظم شاہ جس کا ایک بیٹا تھا ہادی شاہ، اور سب سے چھوٹا بیٹا حاکم شاہ جس کا ایک بیٹا تھا شامیر شاہ، اور ایک بیٹی زرمینہ شاہ۔ جاؤ زرمینہ، جا کر دھنک کو اٹھا کر لے کر آؤ، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ جی دادی سائن، میں اٹھا کر لے کر آتی ہوں۔ دھنک ان کے کمرے میں مقیم تھی۔ دھنک کے نام پر شامیر کی تیوری چڑھی۔ زرمینہ بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ دادی سائن، وہ دھنک آنکھیں نہیں کھول رہی اور اس کو بہت تیز بخار ہے۔ زرمینہ نے پریشانی سے کہا تو سب پریشان ہو گئے۔ جبکہ شامیر شاہ یہ سنتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ آسیہ بیگم کمرے میں آئی تو اپنی نوازی کو بخار میں تپتے پایا۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور غندگی اس پر طاری تھی۔ دھنک میری بچی، آنکھیں کھولو پلیز۔ آسیہ بیگم نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ دھنک نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن کھول نہ پائی۔ ہادی بیٹا، جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، دھنک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چھوٹی ممانی دھنک کی طبیعت دیکھ کر پریشانی سے بولی تو ہادی سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان تھے، جبکہ اس کے شوہر کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہادی ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور میڈیسن لکھ کر دی۔ آسیہ بیگم فکر مندی سے دھنک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، لیکن وہ اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اس کا نصیب اس کی ماں جیسا نہ ہو، ورنہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ شامیر رات کو لیٹ ہی ڈھیرے سے واپس گھر آیا۔ حویلی پوری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔
فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کو بھوک کا احساس ہونے لگا۔ اس کا ارادہ اب کچن میں جا کر کھانا کھانے کا تھا۔ وہ جان بوجھ کر لیٹ آیا تھا اپنی دادی سائیں کے سوالوں سے بچنے کے لیے۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوں گی، کیونکہ اس نے ان کی نواسی کی شریعت میں لوگ نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کوئی ایسا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی شازیہ بیگم اس کی والدہ کھانا ٹرے میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ شازیہ بیگم نے ٹرے کو ایک سائڈ پر رکھا۔ ان کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ کہاں تھے تم سارا دن؟ ڈیرے پر تھا امی، وہاں کام زیادہ تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ تمہاری بیوی صبح سے بخار میں تپ رہی ہے، تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ شازیہ بیگم غصے سے گویا ہوں۔ میں اس کو اپنی بیوی نہیں مانتا، شامیر غصے سے بولا۔ تو پھر کیا ضرورت تھی اسے یہاں لانے کی؟ اگر بیوی نہیں مانتے تو ہو جانے دیتے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ، ہونے دیتے اس کی زندگی برباد۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس کو یہاں لانے کا، میں بس دادی سائیں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو یہاں لے کر آیا ہوں، شامیر نے بے نیازی سے کہا۔ شامیر شاہ، آخر کیوں تم اس معصوم سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ کیا مجھے وضاحت دینے کی ضرورت ہے کہ میں اس سے کیوں نفرت کرتا ہوں؟ کیا آپ سب لوگ نہیں جانتے میری نفرت کی وجہ؟ شامیر، وہ مہوش کی غلطی تھی اور اس کو سزا مل چکی ہے۔ اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ ماضی تھا جس کا دھنک کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ شازیہ بیگم نے اپنی طرف سے شامیر شاہ کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ شامیر نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ امی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ شازیہ بیگم نے تعجب سے اسے دیکھا اور پھر بے بسی کی سانس خارج کی کرتی وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ دھنک اب کافی بہتر تھی۔ اس کو ٹھیک دیکھ کر سب لوگ خوش تھے۔ حویلی میں ہادی اور زرمینہ کے نکاح کی تیاریاں شروع تھی۔ دونوں کی رضامندی سے ان کی شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ ان کا بھی نکاح بچپن میں ہو گیا تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ پوری شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن حویلی میں ہی رکھا گیا تھا۔ حویلی میں ادھم مچا ہوا تھا، ملازم بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ دھنک، یہ ہمیں دونوں کے ڈریسز ہیں، دادی سائی نے یہ شہر کی سب سے بڑے بوتیک سے بنوائے ہیں۔ زرمینہ دھنک کو مہندی کے جوڑے دکھاتے ہوئے بولی۔ دھنک کو وہ جوڑے بہت پسند آئے تھے۔ زرمینہ، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہی ہوں، آؤ مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ شازیہ بیگم زرمینہ کی امی سے بولی۔ کیا امی، آج میری مہندی ہے اور آج بھی آپ لوگوں کو کام کی پڑی ہوئی ہے؟ ممانی، آپ مجھے بتا دیں، کام میں کر دیتی ہوں۔ نہیں بیٹا، تم ریسٹ کرو، اتنا زیادہ کام نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوتا ممانی جان، ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، دھنک نے سادگی سے کہا۔ چلیں آ جائے بھابھی، ہم دونوں مل کر جو کام ہے وہ کر لیتی ہیں۔ زرمینہ مسکرا کر بولی۔ شازیہ بیگم نفی میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی۔ زرمینہ اور دھنک دونوں کچن کی طرف آ گئی۔ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ جب شازیہ بیگم نے دھنک کو پکارا، دھنک بیٹا، یہ چائے شامیر کے کمرے میں دے آؤ، کب سے انتظار کر رہا ہے، شازیہ بیگم مصروف انداز میں بولی۔ شامیر کے نام پر دھنک کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اوپر دائیں طرف پہلا کمرہ ہے اس کا۔ دھنک نے ٹرے میں چائے رکھی اور بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ شامیر کے کمرے کے آگے کھڑی ہوئی اور دستک دی۔ اندر سے ایک بھاری آواز آئی، آ جائیں۔ دھنک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ شامیر شاہ کھڑکی کے سامنے کھڑا کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ دھنک نے سکا سانس لیا۔ اس کا ارادہ اب جلدی سے چائے ٹیبل پر رکھ کر یہاں سے نکل جانے کا تھا۔ ابھی وہ واپس مڑی ہی تھی کہ شامیر نے رخ پلٹا اور دھنک کو اپنے کمرے میں لے کر اس کی تیوری چڑھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ مجھے ممانی نے چائے دینے کے لیے بھیجا تھا، دھنک بامشکل ہی بولی۔ آئندہ تم مجھے اپنے کمرے میں نظر نہ ہو، حویلی میں بھی، تمہیں بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں۔ دھنی کو اس کی بات بری لگی۔ میں خود نہیں آئی تھی، مجھے ممانی نے بولا تھا کہ آپ کو چائے۔ ابھی دھنک نے وضاحت دینی شروع ہی کی تھی جب اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں ممانی چھوٹی بھیجے یا پھر اس سے چھوٹی بھیجے، آئندہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ شامیر غصے سے دھاڑا تھا۔ دھنک کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ اس کو شامیر کی باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ اپنے آنسو کو بامشکل روکتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ زرمینہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آئی تو اس کو روتا ہوا پایا۔ کیا ہوا دھنک، تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ اپنے ان آنسو صاف کرتی بولی۔ مجھ سے جھوٹ ہرگز مت بولو، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے، ورنہ میں دادی سائیں کو جا کر بتا دوں گی کہ تم رو رہی ہو۔ امی کی یاد آ رہی تھی، سر جھکائے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آنکھیں پھر سے بھرنے لگی۔ زرمینہ نے اس کو گلے لگا دیا۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں دھنک، مجھے پتا ہے بن ماں باپ کی زندگی ادھوری ہے، لیکن ایسے رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے رونے سے وہ کون سا واپس آ جائیں گے؟ تم بس اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رات کا وقت تھا، سب مہمان آ چکے تھے۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ زرمینہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ سب نے اس کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔
लड़कों का फंक्शन अलग रखा गया था। सब लड़कों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और नौजवान तो काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था। दूसरी तरफ धनक तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। दुपट्टा सेट करते हुए अपने ध्यान में सीढ़ियाँ उतर रही थी जब उसका लहंगा इसके हील के नीचे आया और वो आवाज़ पाख्ता सी इससे पहले नीचे गिरती कि तभी किसी ने इसका बाजू पकड़कर इसको गिरने से बचा लिया। धनक की आंखों में खौफ था। इसने बचाने वाले की तरफ देखा जो एक खुश शक्ल इंसान था। सफ़ेद कपड़ों में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है आप? ज़ोयाद ने इसकी आंखों में खौफ देखकर पूछा। धनक का बाजू अभी तक इसकी गिरफ्त में था। दूसरी तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए ये मंजर शामिर शाह की आंखों ने देखा कि कोई लड़का धनक का बाजू पकड़े खड़ा है। इसके पेशाने पर बल पड़े। जी मैं ठीक हूँ, बाजू छोड़ो इसका। शामिर शाह की सर्द आवाज़ पर धनक बौखला गई, जबकि जावियार ने भी जल्दी से धनक का बाजू छोड़ा। ये गिरने लगी थी, इसलिए मैंने इनका बाजू थामा था। जावियार ने जल्दी से वजाहत पेश की। तुम यहाँ से जाओ। शामिर ने धनक को इशारा किया। अगर वो गिरने वाली थी तो गिरने देते इसको, और अगर वैसे भी वो यहाँ से गिर जाती तो इसने कौन सा मर जाना था। शामिर दरिश्तगी से बोला। आप पागल हैं? जावियार इसकी बात पर हैरान हुआ था कि कैसे वो इसके मरने की बात कर रहा था। दोबारा इसको छोड़ने की कोशिश मत करना वरना हाथ तोड़ दूंगा। शामिर ने इसे कहर लूट में आंखों से घूरते हुए धमकी दी। जावियार मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जबकि वो मंजर दोबारा याद करते शामिर ने गुस्से से मुठियां भींची। ले शाज़िया, ये लड़की कौन है? उन्होंने धनक की तरफ इशारा किया। शाज़िया बेगम के पास कुछ खवातीन बैठी हुई थी जो धनक को सताइशी नजरों से देख रही थी। जी ये मेरी ननद की बेटी है धनक। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। ये तो इसका कहीं रिश्ता तो नहीं तय हुआ? शाज़िया बेगम ने अपनी जेठानी सादिया बेगम को देखा। जी आप क्यों पूछ रही हैं? दरअसल मैं अपने बड़े बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। जी लेकिन माजरत के साथ इसका रिश्ता मेरे बेटे शामिर के साथ तय हुआ है। अरे शामिर तो इससे काफ़ी छोटा है। जी लेकिन इनका बचपन में ही रिश्ता हो गया था। चले अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। इस औरत ने सच्चे दिल से दुआ दी। मेहंदी का फंक्शन रात देर को ही ख़त्म हुआ। कुछ मेहमान हवेली में ही रुक गए थे। धनक का सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था। कपड़े चेंज करती वो चाय पीने का इरादा रखती हुई किचन की तरफ आ गई। सब लोग इस वक्त अपने अपने कमरों में सो रहे थे और मुलाजमीन भी अपने अपने क्वार्टर में मौजूद थे। इसने फ्रीजर में से दूध निकाला और चूल्हे पर चढ़ाया। तभी इसे अपनी पुश्त पर आहट महसूस हुई। इसने पलट कर देखा तो वहाँ जावियार मौजूद था। जावियार हादी की खाला का बेटा था, इसलिए वो लोग हवेली में ठहरे हुए थे। आप चाय बना रही हैं? जी आप पियेंगे क्या? हाँ जी इसलिए मैं किचन में आया हूँ। मुझे चाय की काफ़ी तलब महसूस हो रही है। जी ठीक है, चले मैं आपको बना देती हूँ। धनक मुस्कुरा कर बोली। इसने एक कप में अपने लिए और एक कप में जावियार के लिए चाय निकाली और इसे पेश की। दोनों अपनी अपनी चाय पीने लगे। वैसे आपका बहुत शुक्रिया। आज अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं बहुत बुरा गिरते। नहीं शुक्रिया कैसा? कोई बात नहीं है। वैसे आपकी चाय बहुत मज़ेदार है। जावियार ने चाय का सिप भरते हुए तारीफी अंदाज में कहा। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। जावियार को इसकी खामोशी चुभने लगी। इसका दिल कर रहा था कि वो इसके साथ बातचीत करे। वैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है? कुछ देर खामोश रहने के बाद जावियार इससे मुखातिब हुआ। मैंने सिर्फ इंटर किया हुआ है। धनक के लहजे में उदासी थी। आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? दरअसल मैं सेकंड ईयर में थी तभी मेरे मामा और बाबा की डेथ हो गई थी एक हादसे में। इनके बाद फिर मुझसे नहीं पढ़ा गया। मैं सोचती हूँ अगर नानों और ममानियों की मोहब्बत ना मिलती, मुझे ना जाने मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही होती। इन लोगों ने मुझे दोबारा जीना सिखाया है। वो उदासी से बोली। ठीक कहा आपने, माँ बाप के बिना कोई ज़िंदगी नहीं होती। अल्लाह पाक आपके माँ बाप को जन्नत में आला मुकाम अता करे। धनक की आंखों में नमी आई। वैसे मैंने मास्टर किया हुआ है। लाहौर में एक कंपनी में जॉब करता हूँ और साथ साथ अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर रहा हूँ। जावियार ने इसकी उदासी दूर करने के लिए मौजू बदला। आप तो बहुत आप तो फिर बहुत पढ़े लिखे हैं। वो मुस्कुरा कर बोली तो जावियार हंस पड़ा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं अपने खानदान में सबसे पीछे हूँ, लेकिन इरादा इन सबसे आगे निकलने का है। धनक अपनी चाय खत्म कर चुकी थी। इसने कप धोकर रखा। वैसे आपने चाय पिलाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावियार ने खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं अपने लिए बना रही थी तो साथ में आपके लिए भी बना दी। वैसे अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जावियार बोला। धनक ने जावियार वाला कप धोकर रखा। चले अब काफ़ी रात हो चुकी है, हमें रेस्ट करनी चाहिए। गुड नाइट। जावियार मुस्कुराता अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा और धनक अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। आज बारात की तकरीब थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर जमा नाश्ता कर रहे थे। धनक अपनी ममानी के साथ किचन में हाथ बटा रही थी। इसने मैंगो जूस का जग टेबल पर रखा था। तभी जावियार ने इसको पुकारा। जी क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना देंगी? दरअसल मुझे जूस नहीं पसंद। जावियार ने दरख्वास्त की। सब हैरानी से इनको देख रहे थे, जबकि शामिर के पेशाने पर बल पड़े। मैं मुलाजमा को कहती हूँ, वो बना देती है तुम्हें।
सादिया बेगम ने कहते साथ ही मुलाजमा को आवाज़ देनी शुरू की। जब साहब ने इन्हें चुप करवा दिया। दरअसल मुझे धनक के हाथ की चाय पीनी है, मैंने रात को पी थी, बहुत मज़े की बनाती है। जाविया मुस्कुरा कर बोला। शाहमीर के वजूद में आग भड़क उठी, पेशानी की रगें तन गई। इससे पहले वो कुछ बोलता कि धनक बोल पड़ी, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। धनक मुस्कुरा कर बोलती किचन की तरफ चली गई। शाहमीर ने गुस्से से मुट्ठियां भीजी और बिना नाश्ता किए ही उठ के डाइनिंग टेबल से चला गया। सबने हैरानगी से इसे देखा। अरे शाहमीर को क्या हुआ, बिना नाश्ता के ही उठकर चला गया। शाजिया बेगम परेशानी से बोली, जबकि सादिया बेगम सारा मामला समझ चुकी थी। इनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। जावियार आपकी चाय। शुक्रिया। जावियार मुस्कुरा कर बोला। यह हवेली में मौजूद गेस्ट रूम का मंजर था जहाँ जाविया रह रहा था। टेबल पर सामने उसकी डायरी पड़ी हुई थी जिस पर वो कुछ लिख रहा था। मोहब्बत क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इसको देखता हूँ तो अच्छा लगता है। मुझे जब वो मुस्कुराती है तो जिंदगी खिलने लगती है। वो कुछ ही घंटों में मेरे लिए खास हो गई है, मगर फिर जब मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती, मैं इसकी रब से चाह भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही शामिर की है। धनक शामिर के निकाह में है। मुझे जानकर बहुत तकलीफ हुई। वही मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत एक तरफा थी। जाविया के हाथ रुका, आंखों में नमी थी। शामिर बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि इसके पास धनक है, लेकिन इसको कदर नहीं। इसके आगे इससे कुछ नहीं लिखा गया। दिल में दर्द सा उठा था। शामिर तुम धनक को साथ ले आना, हम लोग निकल रहे हैं हाल की तरफ। शाजिया बेगम शामिर से मुखातिब हुई, जो स्याह पैंट कोट में बालों को जल के साथ सेट किए हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। इसके मुखातिब करने पर वो रुका। अम्मी प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। शामिर ने नागवारी से कहा। शाजिया रहने दो, वो जाविया के साथ आ जाएगी। सादिया बेगम ने जानबूझकर जरा बुलंद आवाज में कहा। जाविया के नाम पर शामिर के कदम रुके, जबकि सादिया बेगम मुस्कुराहट दबाई गाड़ी में बैठ गई। जाविया के साथ वो क्यों आएगी? हाँ तो फिर और किसके साथ आएगी? तुम तो मान ही नहीं रहे। आप लोग जाए, मैं इसको ले आऊंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सादिया और शाजिया बेगम मुस्कुरा कर बोली और गाड़ी में सवार हो गई। शामिर हवेली में दाखिल हुआ तो हवेली बिल्कुल खाली थी। सब लोग हाल के लिए चले गए थे। तब भी शामिर की नज़र सीढ़ियों की तरफ उठी जहाँ जाविया और धनक खड़े बातें कर रहे थे। आपका वो कज़न शामिर, पता नहीं इसको मेरे साथ क्या मसला है। जब भी मैं आपके साथ बात करता हूँ तो मुझे घूरने लगता है। वैसे आपका इसके साथ कोई और रिश्ता तो नहीं है? जी हमारा बचपन में निकाह हुआ था, लेकिन अब वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा क्योंकि शामिर शुरू से इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते थे। इनके साथ ज़बरदस्ती हुई है, और वैसे भी वो मुझसे काफ़ी छोटे हैं और बचपन में हुए रिश्ते की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे फिर आप मेरे बारे में ज़रूर सोचिएगा। जाविया मुस्कुरा कर बोला तो धनक भी मुस्कुराने लगी। जाविया शामिर को देख चुका था, इसलिए इसने इसीलिए बात की। ये सब एक प्लान का हिस्सा था। सादिया बेगम ने जानबूझकर ये सब जाविया से करवाया था। वैसे आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जाविया ने धनक का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या हो रहा है यहाँ? शामिर गुस्से से धाड़ा। कुछ नहीं, धनक बोली। धनक ने इसे बताना जरूरी ना समझा। चलिए ठीक है, मैं अब निकलता हूँ, आप दोनों आ जाइएगा। शामिर ने गुस्से से धनक का बाजू तो पकड़ा और भस्म करती नजरों से धनक को देख रहा था। मुझसे झूठ मत बोलो, आजकल तुम्हारे और इसके दरमियान बहुत बातें हो रही हैं। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। प्लीज मेरा बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। कहीं तुम्हारा अपनी माँ की तरह भाग जाने का इरादा तो नहीं है? शामिर इसका बाजू छोड़ता काटतार लहजे में गोया हुआ। धनक तड़प उठी। आप मेरी माँ अम्मी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आंसू धनक की आंखों से टिप टिप गिरने लगे। शामिर की बात ने गोया इसके दिल पर खंजर चला दिया। यही सच है, तुम्हारी माँ एक भागी हुई औरत है। अपने आशिक के साथ वो भाग गई थी, अपनी माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर। शामिर का लहजा आग की तरह दहकता हुआ था। बस करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी अम्मी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, समझे आप? धनक रोते हुए जानती अंदाज में बोली, जबकि शामिर ने इसका मुंह दबोच दिया। आवाज नीची रखो वरना बहुत पछताओगी तुम। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो अपनी माँ की तरह, लेकिन मुझे तुम्हारी इस खूबसूरती से नफरत है। शामिर धीमी आवाज में धाड़ा था। इसके लफ्जों में बस नफरत ही नफरत थी। न जाने मैं तुम्हें हवेली में कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम जैसी लड़की को देखना भी गवारा न करता। मेरी नजर में तुम महविश की बेटी हो जो अपनी नफरत के काबिल है, ना कि हवेली वाली की मोहब्बत। शामिर इतना बोलता हुआ लंबे लंबे ढक बैठता वहां से चला गया, जबकि धनक ने पीछे खुद को कमरे में लॉक कर लिया। ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है ये मेरे साथ निकाह नहीं रखना चाहते, इसलिए ये सब बोल रहे हैं ताकि इनकी मुझसे जान छूट जाए। लेकिन अब मैं खुद ही नानू को बोलूंगी कि मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करवा दें। और वैसे भी ये मुझसे इतने छोटे हैं, क्या पता इनको कोई और पसंद आ गई हो जिसकी वजह से ये सब कर रहे हैं, ताकि इनको मेरे साथ शादी ना करनी पड़े। वो रोते हुए खुद से बोली। सारा दिन इसका रोते और सिसकते हुए निकल गया। शामिर की बातें इसके जहन में गूंज रही थी। शामिर, धनक कहाँ है? तुम इसको साथ लेकर नहीं आए? आसिया बेगम शामिर को अकेले आता देखकर इससे मुखातिब हुई। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो घर पर रुकी है। ये क्या? कैसे खराब होगी? यकीनन तुमने कुछ किया होगा।
नहीं दादी साईं, मैंने कुछ नहीं किया, आप खुद जाकर देख लीजिएगा, इससे पूछ लीजिएगा। फंक्शन ख़त्म होने के बाद बारात घर आ गई थी। आसिया बेगम का तो बुरा हाल था, वो सबसे पहले अपनी नवासी से मिली। बेटा क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? शामिर बता रहा था कि तुम्हारी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। जी नानू, एकदम से चक्कर आने लगे थे, चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। अच्छा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी अब ठीक है। नानू, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बेटा करो। दूसरी तरफ शामिर, जिसका गुस्सा ठंडा हो चुका था, इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। धनक साथ वो इसको देखने इसके रूम की तरफ आ रहा था जब इसके कानों में आवाज़ पड़ी, नानू मैं चाहती हूँ आप हम इस रिश्ते से आज़ाद करवा दें। शामिर मुझसे छोटे हैं और शायद वो ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते, और वैसे भी बचपन में निकाह हुआ था, ज़बरदस्ती आप प्लीज़ मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करवा दें। आपने देखा नहीं ना, वो कभी उन्होंने मुझसे अच्छे तरीके से बात की है, और ना ही वो मुझे इस हवेली में देखना चाहते हैं। मैं अब चाहती हूँ कि आप मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करवा के मेरी शादी कहीं और करते हैं, बस हवेली में अब वो नहीं रहना चाहती। आसिया बेगम ने इसको अपने साथ लगा लिया था, वो ठीक ही तो कह रही थी, इनका पोता इस बेचारी के साथ ज्यादती कर रहा था। शामिर ये सुनकर गुस्से से वापस चला गया। आसिया बेगम भी बाहर आ गई। रात 12 के करीब सब अपने अपने कमरों में थे जब शामिर धनक के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। धनक जो मुख्तलिफ सोचों में गुम बेड पर लेटी हुई थी, शामिर को अंदर आता देख एकदम उठ खड़ी हुई। तुम? वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं। शामिर ने धीरे धीरे कदम इसकी तरफ बढ़ाने शुरू किए और धनक पीछे की तरफ कदम लेने लगी। तो तुम मेरे साथ ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती और इसे जावेयार से शादी करना चाहती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे दूर हो। पीछे को कदम उठाते उठाते वो बिलाकर दीवार से जा लगी थी, जबकि मुकाबले शख्स जो मैनी से इसे देखता, इसे एक कदम के फासले पर रुकते, इसके नज़दीक दीवार पर दाएं बाएं बाजू टिकाए इसे देखने लगा था। क्या कह रही थी आप? बचपन के निकाह की आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है? मैं छोटा बच्चा हूँ आपके सामने? इसे बकौर देखते हुए गंभीर लहजे में बोलता, इसे मजीद पजल कर गया था। देखो शामिर, तुम अपनी हद भूल रहे हो। इसने सख्ती से कुछ कहना चाहा जब अचानक शामिर ने झुकते इसके होंठों पर उंगली जमाई थी। धनक को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। इसने पूरा जोर लगाकर इसको पीछे धकेला, लेकिन वो जरा भी अपनी जगह से ना हिला। दूर हो मुझसे, वो गुस्से से चीखी। और अगर ना हुआ दूर तो फिर? शामिर आईब्रोज झुका कर बोला, मैं सबको इकट्ठा कर लूँगी यहाँ। तो कर लो, बीवी हो तुम मेरी। बीवी नहीं हूँ आपकी, मैं कुआं हूँ, और वैसे भी ये रिश्ता बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। धनक कॉन्फिडेंस के साथ बोली, और शामिर के बाजू से निकलती वो 9-2-11 होगी। पीछे शामिर इसकी पुश्त देखता रह गया। अगली सुबह, नानू मुझे अबू के घर जाना है। जानती हो वो कैसे लोग हैं? धनक ने इनके चेहरे से नजरें हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। जैसे भी हैं, लेकिन मुझे कम से कम इस बात का तंज नहीं देते कि तुम एक भागी हुई माँ की लड़की हो। बेटा मैं जानती हूँ शामिर ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे नहीं हैं, इन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तभी शामिर भी कमरे में आ गया। दादी सही आप बाहर जाएं, मुझे धनक से बात करनी है। अब पीछे कमरे में धनक और शामिर रह गए थे। कमरे में बिल्कुल सुकून था। शामिर चलता हुआ धनक के पास आने लगा। इसने अभी तक वही कपड़े पहने हुए थे जो कल रात बारात के लिए पहने हुए थे। श्याम मैक्सी पहने हुए थी, जेवरात वो कल ही उतार चुकी थी, लेकिन सादगी में भी गजब ढा रही थी। इसके कदमों की चाप सुनकर धनक ने आंखें मूंद ली। ये इस बात का इशारा था कि उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहती। तुम अपने बाबा के घर क्यों जाना चाहती हो? शामिर की भारी आवाज़ इसके कानों से टकराई, लेकिन धनक अनजान बनी रही। धनक मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ चले जाओ तुम यहाँ से प्लीज़। पहली मुलाकात में धनक के दिल में जो शामिर के लिए जो जज्बात उभरे थे वो ख़त्म हो चुके थे। मैं जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। शामिर अब ज़बत से बोला, आपको तो खुश होना चाहिए, मैं इस हवेली से जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे बर्दाश्त करे थे, और अच्छी बात यह है आपकी जान छूट जाएगी मुझसे। खैर इतनी आसानी से तो नहीं मेरी जान छूटने वाली तुमसे। फिलहाल और जिद मत करो, चुपचाप यही रहो। शामिर की बात सुनकर धनक ने गुस्से से मुठ्ठियां बीजी। शामिर ये देखकर मुस्कुराहट दबाता कमरे से बाहर चला गया। सूरज तुलू हो रहा था। इस वक्त मौसम बहुत प्यारा था। फजर की नमाज अदा करने के बाद धनक लॉन में टहल रही थी। स्याह रंग की सादा सी कमीज शलवार में वो बहुत प्यारी लग रही थी। दूसरी तरफ आसिया बेगम ने सुबह सुबह घर वालों को अपने कमरे में इकट्ठा किया हुआ था। मैं चाहती हूँ कि जरमीना और हादी के वलीमे के साथ धनक और शामिर का निकाह दोबारा होगा और साथ ही रुखसती होगी। शामिर चाहकर भी कुछ न कर सका। वलीमे की तकरीब के साथ इन दोनों का निकाह भी हो चुका था और इससे 5 साल छोटा था। धनक को इसके सामान समेत शामिर के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और इसके कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। जब शामिर कमरे में दाखिल हुआ, धनक ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। इधर आओ, शामिर की आवाज़ गूंजी। धनक अपना लहंगा संभालते हुए सर झुकाए इसके पास खड़ी होगी। इसने जेब में से सोने के कंगन निकालकर इसकी कलाई में पहनाए। प्यारी लग रही हो। धनक ने घनी पलकों की झालर उठाकर इसकी तरफ देखा। शामिर का चेहरा संजीदा था, किसी भी जज्बात से आ रही। ये तुम्हारी मुंह दिखाई और मैंने तुम्हारी तारीफ भी करती है, और कल सबके सामने तुम्हारा मुंह लटका हुआ नजर नहीं आना चाहिए। एक शोहर होने की हैसियत ये ज़रूरी था। इसका लहजा तंजिया था। धनक का दिल छन से टूटा, आंखों में नमी उभरी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी बीवी से नज़र से देखूंगा तो शायद मेरे जज्बात बदल जाएंगे, लेकिन मेरा तो दिल तुम्हें बीवी मानने पर भी राजी नहीं है। शामिर का एक एक लफ्ज़ नफरत में डूबा हुआ था। तुम चेंज कर सकती हो। धनक इसी जाविये में खड़ी रही। आंसू पलकों की बार तोड़ कर बह निकले। और हाँ, मेरे बेड पर सोने की जरूरत नहीं है, इधर सोफे पर सोना।
इतना बोलकर वो वॉशरूम में बंद हो गया। धनक ने कांपते हाथों से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला और शीशे के आगे जाकर खड़ी हो गई। मैं क्यों रो रही हूँ, ये जानती हुए भी कि इनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है और ना ही कभी उन्होंने मुझे अपनी बीवी माना है, तो फिर मैं क्यों रो रही हूँ। इसने अपने एक हाथ की पुश्ती से आंसू साफ किए। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। शामिर शाह बहुत जालिम इंसान है। आप सोच भी नहीं सकते आपकी बातें किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा रही हैं, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तो बस गर्ज से, अपनी बेवजह की नफरत से। धनक ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाए नीचे बैठकर फूट फूट कर रोती थी। इसकी रूह जख्मी हुई थी। क्या मैं आपकी जुल्मों से तम भूल कर आपको कभी माफ़ कर पाऊंगी शामिर। इसने खुद से सवाल किया। आंसू बहते जा रहे थे। कितनी ही देर वो ऐसी बैठी रही। कपड़े चेंज करती वो बाहर आकर सोफे पर लेट गई। सुबह के अजान के साथ इसकी नींद टूटी। वो उठ खड़ी हुई। एक नज़र इसने बेड पर सोए हुए शामिर की तरफ देखा, जो अपनी आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। इसने कंबल इसके ऊपर ओढ़ दिया और एक शानदार मर्द था और इतना ही जालिम। नमाज अदा करती वो अपनी नानों के कमरे की तरफ आ गई। नानू, आपसे एक बात पूछूं। हाँ बेटा पूछो। नानू, हमारा बचपन में निकाह क्यों हुआ था। बस बेटा, कई बार रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। नानू, नाना ने अम्मी को क्यों माफ़ कर दिया था। काश उन्होंने ना माफ़ किया होता और वो हमारा निकाह कभी ना होता। ना मैं इस हवेली में आती और ना ही मैं अपने शोहर की इतनी नफरत सहती। आसिया बेगम ने तड़प कर अपनी नवासी को अपने सीने के साथ लगा लिया। धनक की आंखों से आंसू बह रहे थे। नानू, हमेशा ये क्यों होता है कि माँ बाप के हिस्से की सज़ा औलाद को क्यों भुगतनी पड़ती है। आसिया बेगम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो इसको अपने साथ लगाती थपती रही। नाश्ते का वक्त हो चुका था। नमाज के बाद वो दोबारा अपने कमरे में नहीं गई थी। डाइनिंग टेबल पर सब जमा हो रहे थे। जब शामिर धनक के साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठा, इसके कलून की खुशबू इसके नथनों से टकराई तो उसकी धड़कन बेतरतीब हुई। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि मैं किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। आज ही निकलूँगा, लेकिन हमने तो सोचा हुआ था कि आप दोनों हादी और जरमीना के साथ मर ही जाएंगे। नहीं दादी सही, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरा इस्लामाबाद जाना ज़रूरी है। तो चलो ठीक है, तुम धनक को भी साथ लेकर जाओ। आसिया बेगम ने हुक्मिया लहजे में कहा। शामिर की पेशानी पर बल पड़े। लेकिन दादी सही, लेकिन कुछ नहीं। धनक, जाओ तुम जाकर सामान पैक करो। रात के 8 बजे वो लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। शामिर ने एक होटल बुक करवा लिया था। आते ही वो दोनों सो गए थे। न जाने कौन से पहर शामिर की आंख किसी हिचकियों से खुली तो उसने धनक को रोते पाया। क्या हुआ है धनक, तुम क्यों रो रही हो। शामिर फिक्रमंदी से बोला। कुछ नहीं। धनक ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। आंसू न चाहते हुए भी बहते जा रहे थे। प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। आप गुस्सा करेंगे। नहीं करूँगा, बताओ। इसकी हालत देख कर जाकर भी सख्ती न कर पाया। अम्मी की याद आ रही है। शामिर कुछ देर इसको देखता रहा और फिर बेख्तियारी में आगे बढ़कर इसने अपने हिसार में लिया। धनक इसका सहारा पाते ही बिखर गई। वो इसे अपने सीने से लगाए इसकी सिसकियाँ सुनता रहा और इसके सीने से लगी सो गई। शामिर ने इसको धीरे से खुद से अलग किया और फिर इसको सीधा करके लटाकर कंबल इसके ऊपर ओढ़ दिया। सोते हुए इसको बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे माफ़ कर देना धनक। इसने धीरे से इसका हाथ थामा। मुझे डर लगता है मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह मुझे आदत लगाकर छोड़ ना जाओ। बस सरगोशी नुमा आवाज़ में इससे मुखातिब हुआ और फिर इसके हाथ की पुष्ट पर लपकता बेड से नीचे उतर गया। अगली सुबह वो दोनों ही एक दूसरे से कतरा रहे थे। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो शामिर ने एक नज़र भी इसकी तरफ नहीं देखा। वो अपने काम में मगन रहा। धनक, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना। लेकिन मैं घर में अकेली कैसे रहूँगी। इसके चेहरे पर खौफ की छाइयाँ थीं। मुझे अकेले डर लगता है। कुछ नहीं होता, तुम टीवी लगा कर देख लो। लेकिन मैं क्या देखूंगी टीवी पर। धनक को एक और परेशानी लायक हुई। क्या अब वो भी मैं ही बताऊं। अच्छा, तुम अपनी नानों से बात कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। खत्म शुद्ध।